ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ वाला पार्ट, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। और ये एक नया टॉपिक है, हमने जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी उससे आगे का टॉपिक। और ये मान के चलो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, और आगे फ्यूचर में भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है ये अपने आप में मतलब सबसे ज्यादा वेटेज कवर अप करता है, क्योंकि इस केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में मतलब पूरी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। इसको प्रॉपरली कर तैयार कर लिया तो हमें मतलब ऑलमोस्ट ऐसे कह सकते हैं डर लगना बंद हो जाता है इन सब्जेक्ट से। तो इसीलिए इस टॉपिक को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक बच्चा बहुत ध्यान देगा इस टॉपिक पर। आगे बढ़ने से पहले अपन ऐसा मान के चलते हैं कि हम लोग इस केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाकर किस तरह से, क्योंकि अगर एक जनरल केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने लेक्चर देखते हो स्कूल में जैसे आपको पढ़ाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, तो वहां पर कोई 5 लेक्चर या 6 लेक्चर में इसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर अपन ईयर लॉन्ग इसको जैसे पढ़ाएं, ये तो चलो अपन रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपन भी फास्ट जाएंगे क्योंकि लिखने का टाइम बचेगा। बट अगर अपन ईयर लॉन्ग की बात करें तो ऑलमोस्ट हम 40 लेक्चर्स इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो कितना ज्यादा इसको पढ़ाने का, इतना ज्यादा इसको पढ़ाने का कारण क्या है? तो अगर मैं आपको कहूं तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि सामने आपके बोर्ड पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 हिस्से हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक्स जो आते हैं, अब स्पेसिफिकली हम उनकी बात करें तो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, एक बॉन्डिंग एस्पेक्ट और एक रिएक्शन एस्पेक्ट। कोई भी कंपाउंड है, उसका नेचर हमें पता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है। उस कंपाउंड का अगर हमें पता है कि वो लुइस एसिड है या लुइस बेस है, या वो रिएक्टिव ज्यादा है या नॉन रिएक्टिव है, वो पोलर है या वो नॉन पोलर है, ऐसे हम उसके बारे में कुछ जानते हैं, तब जाकर हम उसकी रिएक्शंस करवा पाते हैं। तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी, उस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी, टीएस मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री या बॉन्ड पैरामीटर्स कैसे होंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो हमारे पास एक और पॉइंट आता है, वो आता है बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, बॉन्ड पोलैरिटी। इन सभी चीजों को हम लोग इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 11th क्लास में कवर अप कर लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम ये सब कुछ जान चुके होते हैं, तब हम उन कंपाउंड को रिएक्ट करा सकते हैं। तो इसीलिए एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर मैंने बना रखा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर आपको कोई भी एनसीईआरटी या कोई भी तरह की किताब में नहीं मिलता, बिकॉज ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। लेकिन हमने क्या करा, इस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में जो भी रिएक्शंस किसी कंपाउंड की लिखी हैं, उन सभी रिएक्शन को एक पेज पे कॉपी करा, उनको क्लासिफाई करा, उसकी रीजनिंग अलग से मतलब कह सकते हैं ना एक्सट्रैक्ट करी, और फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बना दी, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा आयन एक्सचेंज रिएक्शन, तीसरा कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, चौथा रिडॉक्स रिएक्शन, पांचवा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, और छठा दैट इज हीटिंग इफेक्ट या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे ने इस तरह के नाम पहले कभी सुने हो, लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारी रिएक्शंस, ये इन सबके क्लासिफिकेशन अगर आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर ना कंपाउंड के नेचर में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही उससे होने वाली रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप में से हर एक बच्चा इस 2 टॉपिक्स पर, पहला अभी पढ़ा रहा हूं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरा जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा 12th क्लास में, इन दोनों टॉपिक पर बहुत अच्छे से ग्रिप कर लेना। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनफैक्ट दोनों में इस तरह के आने वाले क्वेश्चन को देखते ही टिक अपन कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये रियल नॉलेज हमारी बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करके चलते हैं हमारे टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है या बॉन्ड क्या होता है, आप में से किसी बच्चे से सुनना चाहूंगा। आप में से कोई भी बच्चा मुझे जवाब दो कि ये जो वर्ड है केमिकल बॉन्ड या बॉन्ड, ये बॉन्डिंग क्या होती क्या है? आप में से कोई बच्चा बताए मुझे। सर केमिकल बॉन्ड एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकना बेटा। हाँ बोलो। सर केमिकल बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू एटम्स, जो उनको एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह जोड़ के रखता है। ओके, इनका कहना है कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो 2 एटम्स के बीच का कुछ अट्रैक्शन है, जो कि
उनको आपस में जोड़कर रखता है। ठीक है, और कुछ बात? एक वरदायनी, तुमने जो बात बोली है ना, उससे रिलेटेड एक सवाल मेरा तुमसे है। मेरे पास एक मैग्नेट है और दूसरा मैग्नेट है, और मैंने उन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाया, वो चिपक गए। तुम्हारे हिसाब से ये केमिकल बॉन्ड होगा ना? क्या यस सर, ये इंटरेक्ट जो हो गए वो। अर्थ है वो मुझे अट्रैक्ट कर रखी बैठी है, अर्थ ने मुझे अट्रैक्ट कर यस रखा है, मैं सर, अर्थ पे चिपका हुआ हूं, तो क्या वो भी एक अट्रैक्शन है? तो क्या ये केमिकल बॉन्ड है? यस यस सर। गुरशब तो कह रहा है यस सर। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय करियर मैंने किसी बच्चे को दो मैग्नेट के बीच के अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड बोलते सुना, और मैंने अर्थ से अट्रैक्शन जो कर रखा है उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हुए सुना। दिस इज वेरी क्योंकि स्ट्रेंज। अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना, हाँ, तो इसलिए हम। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या केमिकल बॉन्ड है? नो सर। वो तो सब तुमने तो अभी यस सर बोला ना गुरशब, तुमने यही तो बोला, दो मैग्नेट के बीच के अट्रैक्शन को सर केमिकल बॉन्ड बोल दो। मैंने तो अर्थ मैग्नेटिक पे, फोर्स होगा। तो बेटा केमिकल बॉन्ड है क्या वो? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं सर, तो नहीं तुम तो सर, अभी कोई बोल रहे केमिकल। हो कि यस सर, तुमने केमिकल बॉन्ड को यस सर बोला ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, जो मॉलिक्यूल्स का। अरे मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे एलिमेंट हो, चाहे एटम्स हो, मैं जो तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दो मुझे सिंपली, कि दो एटम्स हैं, तुमने कहा, या दो चीजें हैं, उनके बीच के अट्रैक्शन को तुमने बोला अभी वरदायनी ने कि उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो मेरा पहला सवाल क्या था कि क्या दो मैग्नेट के बीच के अट्रैक्शन को क्या मैं केमिकल बॉन्ड कह दूं? क्या क्या मेरा अट्रैक्शन जो कि अर्थ के साथ है उसको केमिकल बॉन्ड कह दूं क्या? और गुरशब ने बोला यस सर। मेरे हिसाब से तो ये गलत है, इसको केमिकल बॉन्ड तो नहीं कह सकते वरदायनी। यस नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, तो अपनी डेफिनेशन में कुछ चेंज करना चाहोगे? क्या अपनी डेफिनेशन में वरदायनी को चेंज करना चाहोगी कि केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कर सकें हम? सर चेंज तो करना पड़ेगा, बट समझ नहीं आ रहा क्या चेंज करूं। चलो, अगर आप अपनी छोटी जो क्लासेस होती हैं 8th 9th 10th, उसमें 9th क्लास की अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो उसमें एक डेफिनेशन दे रखी थी, चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके एक चैप्टर था। उस चैप्टर में इस केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन को मैंने उठा लिया। देखो, सबसे पहले इस बात को समझो, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू थिंग्स, इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड नहीं है, वो केमिकल बॉन्ड हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो केमिकल बॉन्ड हो। देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग सम मास, जैसे कि अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन, वी एंड अर्थ, सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दैट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड। There is a magnetic force of attraction between a magnet and another magnet, a magnet and a iron piece or magnetic substance, उनके बीच में वो magnetic force of attraction है। There is a electrostatic force of attraction between two charged bodies, एक positive charge एक negative charge है, there is a force of attraction that is known as electrostatic force of attraction, and that must not be always a chemical bond, वो chemical bond नहीं है। थर्ड, हम बात करते हैं इमोशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब क्लासेस में बच्चे बहुत सारे बैठा करते थे और मैं क्लास लेता था, तो वो बच्चे एकदम बस वहीं बैठे रहते थे, क्लास में जितनी देर हम पढ़ाते रहते थे उतनी देर वो सुनते रहते थे। तो इमेजिन करो कि क्या वो सिनेरियो में क्या मैंने उनको कोई बांध के रखा है, मैंने उनको पकड़ के रखा है क्या? मेरे देयर इज अ कोई ऐसी थ्रेड है या मेरी तरफ से कोई रोप जा रही है जो उनको पकड़ के रखी? नहीं, स्टिल दे आर सिट एट, मतलब वहां पे उन्होंने बैठ के और मुझे सुन रहे हैं। इससे क्या मतलब निकलता है? देयर इज अ इमोशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अस। तो देयर आर सेवरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच कैन एक्ट बिटवीन टू बॉडीज एंड इट इज नॉट ऑलवेज अ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है उसको समझने के लिए कोई नई डेफिनेशन होनी चाहिए। तो मैंने डेफिनेशन क्या बनाई, उस 9th क्लास की एनसीईआरटी से बनाई। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू substances, either two atoms or two molecules, anything. But actual word जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनना। It is the attraction which when formed or when broken, जब वो बनता है या जब वो टूटता है, must change the chemical properties. Like मेरे पास एक आइस है, दूसरा आइस है, दोनों आइस को एक दूसरे आइस के ऊपर रख देता हूं, तुम्हें मालूम है दोनों आइस चिपक जाती हैं। अगर नहीं तुमने करके देखा तो करके देखना, दोनों आइस एक दूसरे चिपक जाती हैं, बट देयर इज नो चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। दैट मींस उसमें केमिकल चेंज नहीं आया, तो वो केमिकल बॉन्ड नहीं है। ऑन द अदर हैंड, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, मैंने रिएक्शन कराई NaCl बना। बताओ सोडियम की कुछ प्रॉपर्टीज थी, क्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज थी,
जब दोनों मिल गए तो NaCl बना। NaCl की प्रॉपर्टी ना तो Na से मैच करती है, ना NaCl की प्रॉपर्टी Cl2 से मैच करती है, तो देयर इज अ चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। NaCl को तोड़ के सोडियम और Cl2 बना दूंगा, तब भी उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। तो व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर मस्ट बी अ चेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। एक H एटम दूसरे H एटम से जुड़ता है और H2 बना लेता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ H2 इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ H एटम। HCl के साथ जुड़ के HCl बनाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ HCl इज नॉट सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट ऑफ क्लोरीन। इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो इससे हमने क्या सीखा कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जब बनता है और जब वो टूटता है, दैट मस्ट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज। वरदायनी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी है, केमिकल बॉन्ड की नहीं लिखी है। यहां पर मैंने वर्ड क्या दिया है? बॉन्ड। और बॉन्ड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, दैट इज इट इज जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, मैक्रोस्कोपिक यानी कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। एंड the force of attraction between them can be electrostatic force हो सकता है, can be magnetic हो सकता है, but can be gravitational हो सकता है, but that is not a chemical bond। हो सकता है कि एक सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल हो, मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, दो लोगों के बीच में इमोशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, बट दीज आर नॉट केमिकल बॉन्ड। ये सब केमिकल बॉन्ड्स नहीं है। दो पेपर्स लिए, दोनों पेपर्स को फेविकॉल से चिपका दिया, क्या ये केमिकल बॉन्ड है? नहीं, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। दो आइस सर, पीस को एक दूसरे के नहीं है पास सर। रखा, क्या ये केमिकल बॉन्ड है? ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। केमिकल नहीं बॉन्ड नहीं है सर। बनता है, ये बात कैसे पता लगेगी? केमिकल बॉन्ड जब बनेगा या फिर केमिकल केमिकल बॉन्ड सब्सटेंस जब चेंज है। टूटेगा, मस्ट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज। देयर इज अ डेफिनेशन हियर, कहता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर व्हिच व्हेन फॉर्म्ड और व्हेन ब्रोकन, जब वो बनता है और जब वो टूटता है, मस्ट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी बदल जानी चाहिए, जैसे कि ClCl से Cl2, HNCl से HCl, PnCl2 से PCl3, BF3NH3 से कुछ कंपाउंड बन गया। The properties of this and this are not same। The properties of this and this and this are not same। तो ये प्रूफ है कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो क्या बदलेंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या ये डेफिनेशन सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। बट अगर वाटर में वाटर मिलाइए, पानी लिया, पानी में पानी डाल दिया, क्या बहुत सारा पानी बन गया, पर क्या ये केमिकल बॉन्ड है? क्यों? क्योंकि केमिकल नेचर चेंज नहीं हुई है। केमिकल नेचर चेंज नहीं हुई है तो ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने केमिकल बॉन्ड वर्ड को क्लासिफाई ना करके एक ऐसा वर्ड लिया, मैंने कहा बॉन्ड एसोसिएटेड विथ केमिकल स्पीशीज। बॉन्ड एसोसिएटेड विथ केमिकल स्पीशीज वो क्या क्या है? एक जिसको हम रियल में केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड्स। दीज आर रियल केमिकल बॉन्ड्स। जब ये तरह के बॉन्ड बनते हैं या जब ये टूटते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, इसीलिए इन्हीं को केमिकल बॉन्ड्स कहा जाता है। कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, इन्हीं को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। और इनफैक्ट दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा होती है। दे आर देयरफॉर एग्जिस्ट, मतलब कह सकते हैं ना, डिस्क्रीट इन द नेचर। ये बाकायदा नेचर के अंदर एक स्पेसिफिक दिखते हैं कि हाँ ये बने हैं। इनके बनने को हम फील कर सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली बना है। जबकि देयर इज सम वीक फोर्सेस, इसका नाम है मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर वीक। तो मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया, वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दे आर सो वीक दैट वेदर दे फॉर्म्ड और नॉट, हम फील ही नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली फील नहीं कर पाते। इनके एग्जांपल है जैसे वेन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने अभी आपको कहा था आइस और आइस को एक दूसरे के ऊपर रख दो, एक दूसरे चिपक जाएंगे, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने को आप एज सच फील नहीं कर पाते और बहुत इजीली टूट भी जाता है। अगर आप हल्का सा उसको वार्म करोगे तो वो टूट जाएगा। तो दीज आर द वीक फोर्सेस व्हिच कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली। वेन डर वाल्स फोर्सेस, क्या आपको मालूम है कि एक CO2 गैस का मॉलिक्यूल और एक दूसरी CO2 गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इसी अट्रैक्शन फोर्सेस को वेन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है, इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वेन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। आयोडीन है, आयोडीन को अट्रैक्ट करेगा, क्या इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हम वेन डर वाल्स फोर्सेस कहेंगे? समथिंग लाइक दिस।
लेकिन वैसे ही एक वाटर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में होता है, इन दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। दे आर सो वीक, चाहे ये हो चाहे ये हो, दे आर सो वीक दे कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली एंड देयरफॉर दे आर नॉट रियल केमिकल बॉन्ड। इनको केमिकल बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है बिकॉज दीज आर नोन एज वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड केमिकल बॉन्ड और रियल केमिकल बॉन्ड्स वो कौन होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड आता है, आयोनिक बॉन्ड आता है और मेटालिक बॉन्ड आता है। हम डिटेल में आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड का खुद थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको एक बार बता भी चुका पहले, अभी अपन ने मेटालिक रेडियस पढ़ा था तब। उसके अलावा मेटालिक बॉन्ड हम थोड़ा सा इस चैप्टर में भी आगे जाके पढ़ेंगे और फाइनली आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट चैप्टर जो कि 12th में आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लोगे। अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड ये दो टॉपिक्स हैं जो कि हमें इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ना है। कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पता है ना, कोई बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, तो पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। कैसे होगा ये बात हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ाई थी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो पोलर बन जाता है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो नॉन पोलर बन जाता है। दैट्स वेरी इजी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आप लोगों ने सुना था, दैट इज एक तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा नीचे कट रहा है पर मैं बता रहा हूं, अगर आप सुन लोगे तो काम चल जाएगा। क्या क्या बोला मैंने? एक तो क्या बोला बताओ? एक तो क्या बोला? सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या बोला? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपने कभी नाम सुना होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, आपने कभी नाम सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नाम सुना कभी आपने? यस सर। यस सर। बस एग्जैक्टली मैं भी आपको वही अभी बता रहा था कि एक तो होता है जिसको आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक कहते हो कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्यों डिफरेंट होता है और क्या दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या दोनों में आखिर अंतर क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग क्लासेस। ठीक है, अब बात आती है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ये डेफिनेशन हमने समझ ली, दोनों बच्चों, आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है। लेकिन अब आगे जाकर हम लोग एक और चीज पढ़ रहे हैं कि आखिर केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। थ्योरीज टू एक्सप्लेन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। जल्दी से आप में से कोई बच्चा मुझे जवाब देगा केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, बताइए क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड। सर केमिकल बॉन्ड बनता है ताकि जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। मतलब तुम्हारे हिसाब से ऑक्टेट थ्योरी के बारे में कुछ कहना चाह रही हो? यस सर, उनका ऑक्टेट या ड्यूटेट कंप्लीट हो जाए। ओके, जल्दी से मुझे वरदायनी एक बात का जवाब दो। मेरे पास कंपाउंड है, फास्फोरस की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई और PCl5 PCl3 बना और ऑफ कोर्स ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अगर देखा जाए तो फास्फोरस के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरह से हर क्लोरीन का भी कंप्लीट। एक यहां पर मैंने इसके 7 बनाए और 5 8वां, ये टोटल 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या अगर मैं इस पे Cl2 डालता हूं तो क्या PCl5 जैसी कोई स्पीशीज बनती है? बनती तो है, ये तो अपन जानते हैं, पर सवाल है फिर ये बनती ही क्यों है? अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो फिर ये क्यों बनती है, एक्सप्लेन कर सकती हो? चलो छोड़ो, एक और बात बताओ, बोरोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके BF3 बना दो, एक्सप्लेन कर सकती हो कि BF3 जो मॉलिक्यूल है उसमें बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब एक्सप्लेन करोगे ये कैसे हुआ। यहां पर एक्सपैंडेड ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट ये कैसे हुआ? तो क्वेश्चन है कि ऐसी स्पीशीज नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन इनके ऑक्टेट का कोई वो नहीं है, तो इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पता नहीं सर। मतलब हो सकता है कि तुमने थोड़ा अच्छा सोच के वाली बात बोली हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे को जब ये सवाल, क्योंकि ऑफ कोर्स अधिकतर बच्चे यही बोलते हैं जो तुमने बोला कि सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैं बोलता हूँ ओके, फिर मैं एग्जांपल पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ ये कैसे बने, तो बच्चे आंसर देते हैं सर ये तो एक्सेप्शंस है। तो ये जवाब गलत हुआ ना। ये एक्सेप्शंस हैं थ्योरी के। कौन सी थ्योरी के? जो कि किसी आदमी ने दी, नाम क्या था? लुइस। लुइस ने एक थ्योरी दी कि ऑक्टेट कंप्लीशन एक तरीका है स्टेबल होने का, और ये लोग इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं इस थ्योरी के। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, वो उस थ्योरी के एक्सेप्शन है। क्या वो नेचर में थोड़ी एक्सेप्शन है? नेचर में तो जैसे इस मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस है वैसे ही इसी मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस है। दोनों मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस जो है वो प्रॉपर एग्जिस्टेंस है, बिल्कुल वैसे
100%, जैसे इसकी एग्जिस्टेंस है वैसे इसकी एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एहसान करके एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी उतना ही एग्जिस्ट कर रहा है जितना एग्जिस्ट ये कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो सबसे पहले एक बात अपने दिमाग से निकाल दो, वो है ऑक्टेट। सबसे पहले अपने दिमाग से ये वर्ड निकाल दो, ऑक्टेट। क्योंकि अभी तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, लेकिन अगर आपको रियलिटी समझ में आती है तो पूरा का पूरा डी ब्लॉक, केवल एक स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम +3, उसमें ऑक्टेट की हम बात करते हैं। बाकी डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लिख लो, Fe+2, Fe+3, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +3, Mn2+, उसके अलावा निकेल 2+, उसके अलावा जिंक 2+, उसके अलावा कॉपर +1, उसके अलावा कॉपर +2, या एटसेट्रा करके कुछ भी लिख लो। इनमें से किसी का भी ऑक्टेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, आप खुद देख सकते हो ऑक्टेट से कोई नाता नहीं। तो सबसे पहले दिमाग से ऑक्टेट थ्योरी को हटाओ। हटाओ मतलब आप उसको ये मत बोलो कि कोई भी चीज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाती है, ये शब्द को निकाल दो। ठीक? Yes, sir. मैं ऐसा Yes, कह sir. सकता हूं, ये नहीं बोल। मैं ऐसा कह सकता हूं कि दुनिया का हर एक एटम्स प्रेजेंट सिचुएशन से मोर स्टेबल सिचुएशन में जाने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता होगा। आई रिपीट, दुनिया का हर एक एटम प्रेजेंट सिचुएशन से मोर स्टेबल सिचुएशन में जाने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाता होगा। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल, आई रिपीट, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलिटी इज ऑक्टेट। मतलब हमने कहा स्टेबिलिटी बहुत तरीके से मिल सकती है, और स्टेबल होना मोटिव है। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ऑक्टेट, जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ऑक्टेट। ये सभी स्टेबल हैं पर ऑक्टेट में नहीं है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर स्टेबल है। यानी कि स्टेबिलिटी के तो कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एंड ऑक्टेट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट हुआ मैं बताता हूं। जिस समय थ्योरी दी गई थी, लुइस ने जब ये थ्योरी दी गई थी, तो उसके सामने जितने भी कंपाउंड्स थे, उन कंपाउंड्स में मैक्सिमम कार्बन के कंपाउंड्स थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, और जनरल पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के एग्जांपल्स थे। उन सभी एग्जांपल्स में ऑक्टेट नॉर्मली कंप्लीट होता है। तो इसीलिए उसको लग रहा था कि ऑक्टेट कंप्लीशन इज द रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म। उसको लग रहा था ऑक्टेट कंप्लीट करना ही असली कारण है, इसलिए उसने थ्योरी दे डाली। सबसे इंपॉर्टेंट था नोबल गैसेस। उसने एग्जाम्पल भी दे डाला कि जिस तरह से नोबल गैसेस स्टेबल हैं, तो दूसरे लोग भी चाहेंगे नोबल गैसेस जैसा बनना। इसीलिए वो थ्योरी हिट हो गई और लोगों को लगा बढ़िया है। और आज भी हम उस थ्योरी को फॉलो करेंगे। जब तक वो फॉलो हो रही कर लो ना, इजी है, बहुत इजी है, लेकिन उसको कंपल्शन नहीं बनाना। तो लुइस ऑक्टेट थ्योरी is just one of the example of stability. It is not the compulsion for a chemical bond to form. chemical bond बनने के लिए octet complete करना ही जरूरी नहीं। Are you getting my point now? Yes, sir. सर यानी कि उसे स्टेबल होना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने, यानी उसे स्टेबल होना पड़ेगा। हाँ, स्टेबिलिटी वर्ड लाना पड़ेगा। अब स्टेबिलिटी कैसे भी ला सकते हैं। स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब ऑक्टेट ही नहीं होता, बहुत तरीके से स्टेबल हो सकता है। यस सर। मैंने बताया ना, ये सब लोग स्टेबल हैं पर ऑक्टेट नहीं है, ये भी स्टेबल है पर ऑक्टेट नहीं है, ये भी स्टेबल है पर ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा। तो इनमें से बहुत सारे लोग हैं नेचर में, मतलब आप देखोगे उल्टा है, बल्कि मोर देन, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड को सेपरेट कर दूं, तो आप देखेंगे बल्कि ज्यादा लोग ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं और कम लोग ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। ठीक समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. बेसिकली एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स है ना, वो और पी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड्स ही ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। अदरवाइज पी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड्स और डी ब्लॉक ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। अब आप नंबर काउंट कर लो, पीरियोडिक टेबल आपके सामने होती है, आप काउंट कर लो, आपको पता लग जाएगा कि ज्यादातर लोग ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे। तो आज से ये बात समझ में आ गई कि ऑक्टेट एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, बट ऑक्टेट ही तरीका नहीं है। चले आगे। तो मैंने कहा
एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी गई। ये वर्ड क्या है? थ्योरी। ये भी क्या है? थ्योरी। थ्योरी इज नॉट रियलिटी, थ्योरीज आर अजम्पशन। थ्योरी जो होती है वो हमारा एक पर्टिकुलर थॉट है कि मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे हिसाब से ऐसा होता है, दैट इज नोन एज थ्योरी। किसी पर्टिकुलर पर्सन ने दी, तो वैसे ही लुईस ऑक्टेट थ्योरी लुईस ने दी, उसके हिसाब से उसने कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए दुनिया के हर एक एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने का होड़ लगा के रखते हैं और जैसे ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं स्टेबल हो जाते हैं। जबकि ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ द कंपाउंड। बात समझ में आ गई? फिर रिलेटिवली लोगों ने जनरल बात बोल दी। क्या बोल दी? दैट इज क्वांटम थ्योरी, और वो उसका नाम है लोअरिंग ऑफ एनर्जी थ्योरी। लोअरिंग ऑफ एनर्जी वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाना, यानी कि मेन मोटिव होता है स्टेबिलिटी बढ़ना, ना कि मोटिव होता है ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर, यानी इसका Yes. मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाना ऑक्टेट कंप्लीट करना मोटिव नहीं है, यानी आप कहना चाहते हो? अगर हमने लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या होती है इस बारे में समझा तो मुझे लगता है आप में से हर एक बच्चे को आता है। क्या? जिस तरह से नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं, रिएक्ट भी नहीं करते हैं, वैसे दूसरे एटम्स की भी इच्छा होती है कि वैसा बन जाए, और वो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि किसी के साथ शेयर करते हैं, अल्टीमेटली टू अचीव द ऑक्टेट। मैंने सब चीजें लिख रखी है, देखें जरा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, inert gases are observed to be the most stable and least reactive या inactive, which may be due to its stable electronic configuration, that is NH2 NP6। ऐसा लुईस ने कहा क्योंकि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, other atoms also have tendency to become stable by achieving inert gas configuration। इसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करके वो भी स्टेबल हो सकते हैं। इसमें अपन NH2 भी डाल देते हैं, दैट इज NH2 भी नहीं, इसको लिखना NH2 नहीं चाहिए, 1H2 लिखना चाहिए, दैट इज हीलियम। वो कॉन्फ़िगरेशन भी अचीव करके स्टेबल हो सकते हैं, which can be done either by losing, gaining और sharing some of their valence electron। कुछ सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को या तो गेन करके या कुछ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऐसा किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जैसे कि सोडियम है, सोडियम जो है वो क्या चाहेगा कि सोडियम से सोडियम प्लस बन जाए टू अचीव ऑक्टेट। क्लोरीन क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसा बन जाए टू अचीव ऑक्टेट। आप देख सकते हैं, इधर मैंने मार्क कर दिया, यहां लिखना था। तो इन्होंने सोडियम प्लस और क्लोरीन प्लस इसलिए बना, क्लोरीन माइनस इसलिए बना बिकॉज ये ऑक्टेट अचीव करना चाहता है, ऐसा लुईस ने कहा। क्लोरीन एक काम और कर सकता है, क्लोरीन अपने ही जैसे क्लोरीन के साथ, ये येलो इलेक्ट्रॉन और ये व्हाइट इलेक्ट्रॉन ऐसे मैंने मार्क कर दिए हैं, इन्होंने शेयर करा। अल्टीमेटली इस क्लोरीन के भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्लोरीन के भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्टीमेटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे भी करके ऑक्टेट अचीव किया जा सकता है। यस सर, इंड्यूस, यस सर। अब कब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, कब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, कब शेयर करेगी, इस बात को समझना बड़ा आसान है। दो तरह की बातें बोलने जा रहा हूं, बोर्ड पर जरा ध्यान से देखना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कब होती है? जब इजीली लूज हो जाए, यानी कि लो आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है और इलेक्ट्रॉन लूज करना भी आसान है, जैसे कि मेटल्स ऐसा करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वर्ड बोल लो वो ज्यादा, या आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कि लूज नहीं करेंगे उल्टा ले लेंगे, इस तरह के लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले के पास में आता है तो वो लूज करता है, वो गेन करता है, दोनों का काम सेट हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन करने के सामने आता है, जैसे कि Cl के सामने आया, तो ना तो ये देना चाह रहा है ना वो देना चाह रहा है, तो वो शेयर कर लेते हैं। एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी भी है। स्कूल में ऐसा होता था, दो बच्चे थे, एक थोड़ा सा स्ट्रांग होता था, बदमाश होता था, दूसरा हो सकता है थोड़ा सा वीक सा हो, नाजुक सा हो। तो वो अगर नाजुक सा बच्चा कोई पेंसिल लेके जाता था, कोई कुछ लेके जाता था, तो दूसरा बच्चा उसे पेंसिल छीन लेता था। वो पकड़ नहीं पाया इसलिए उसने खींच ली। लेकिन अगर दो स्ट्रांग बच्चे आमने सामने आ जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा? ना वो छोड़ने को तैयार इलेक्ट्रॉन, ना वो छोड़ने को तैयार, अल्टीमेटली शेयर कर लेंगे। दिस इज समथिंग जो कि एक इमेजिनेशन है, जो समझना आसान है।
तो x और y आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। किस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन देने या लेने की टेंडेंसी हाई है या लो है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मेरी हाई है तो मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है सामने वाले से पूछते हैं, तो वो कहलाता है डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा है यानी कि मेरी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, सामने वाले की ज्यादा है, तो वो मेरे को से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की ज्यादा है तो लो, अगर दोनों की जो डिफरेंस है अगर वो कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दोनों की, तो डिफरेंस कम हो गया, तब शेयरिंग हो जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि कब शेयरिंग होगी। और वैसे आप इसको दूसरे भाषा में पढ़ चुके हो, मेटल नॉन मेटल के नाम से पढ़ चुके हो, याद है? अगर दो, एक मेटल एक नॉन मेटल आएगा तो आयनिक बन जाएगा, वो लूज करेगा वो गेन कर लेगा। अगर दो नॉन मेटल्स आएंगे तो शेयर कर लेंगे क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर दो मेटल्स आते हैं तो वो भी इनफैक्ट शेयर करते हैं, उसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? यस सर। क्लियर है? इस बात को अपन यहां लिख सकते हैं, बड़ा आसान है कि अगर कोई मेटल किसी नॉन मेटल के कांटेक्ट में आता है, इसकी अपन कह सकते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो ट्रांसफरेंस जाएगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी का चला जाएगा, ये M पॉजिटिव बना लेगा, ये नॉन मेटल नेगेटिव बन जाएगा, अल्टीमेटली आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल अगर किसी नॉन मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम है, इनफैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम है। तो ऐसी कंडीशन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और तब हम यहां पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर कोई मेटल और कोई मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अभी भी कम है क्योंकि दोनों लो लो है। ऐसी कंडीशन में अभी भी क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उस समय हम उसको बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? मेटेलिक बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। तो लुईस थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी अपन। लुईस के हिसाब से क्या, कब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उसमें पहला नंबर है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कांटेक्ट में आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो एक कैटायन कर लेगा, एक एनायन बना लेगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। जबकि नॉन मेटेलिक कंडीशन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा। अगर डिफरेंस कम है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगली चीज है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आप लोगों ने एक्चुअली बचपन में भी पढ़ा था। क्या वहां पर आपने कहा था क्या कि अगर आउटर मोस्ट में ऑक्टेट के बाद में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कर दो उसको लूज। जबकि अगर दूसरा आपने पढ़ा था सामने वाले में ऑक्टेट कंप्लीट होने में 5 मतलब 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो सामने वाले से उतने ले लो, अल्टीमेटली ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। देखो बोर्ड पे मैंने लिखा भी इस बात को। When an atom have 1, 2 or 3 valence electron, it has tendency to lose these electron and form cation. While those atoms which have 6, 7 or 5, 6 or 7 valence electron have tendency to gain 3, 2 or 1 electrons respectively to form anions. जब वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 होते हैं ऑक्टेट के बाद में तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जब ऑक्टेट कंप्लीट होने में कुछ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। जब गेन करेंगे तो एनायन बन जाएंगे, लूज करेंगे तो कैटायन बन जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। When atoms have 4, 5, 6 or 7 electron and अभी सुनना, and encounter similar atom, मेरे पास कुछ एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, 5, 6 या 7 व्हाटएवर, और मेरे जैसा ही सामने कोई आ जाए तो ऐसे तो नॉर्मली जब 4, 5, 6, 7 होते हैं और सामने कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आता है तो मैं उससे ले लेता हूं। लेकिन मेरे पास 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, सामने मेरे जैसा आ जाए तो वो तो मुझे दे नहीं सकता, तो अल्टीमेटली शेयरिंग हो जाएगी।
सच हैव टेंडेंसी, नीचे लिखा हुआ है such have tendency to share some valence electron and form covalent bond। तब वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं और क्या बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कोवलेंट बॉन्ड कर लेते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इस समय पर लुइस ने एक वर्ड दिया था, नाम था वैलेंसी। क्या होता है वैलेंसी, आप में से कोई मुझे बता पाएगा वैलेंसी वर्ड क्या होता है? combining capacity of an element। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, मतलब क्या हुआ इस बात का? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो लूज गेन या शेयर करता है टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या हुआ? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन अंदर जाना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन अंदर जाना बहुत डिफिकल्ट है। चलो मैं समझाता हूं, सुनने की कोशिश करना। ये डिफिकल्ट वर्ड कुछ नहीं है, जरा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। पहली बात गुरशब ने परफेक्ट बोली, दैट इज वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये बात किसने बोली थी? लुइस ने। लेकिन एक्चुअली वो उसका मतलब था नहीं, उसने उस बात को और इलेबोरेट करा, और वो क्या कहना चाहता था, कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करे या कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करे या कितने इलेक्ट्रॉन वो एटम शेयर करे टू अचीव ऑक्टेट वाज नोन एज वैलेंसी अकॉर्डिंग टू द लुइस थ्योरी। लुइस थ्योरी के हिसाब से वैलेंसी की डेफिनेशन एक फोकस्ड डेफिनेशन थी, उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट को अचीव करने के लिए जो करना पड़े वो वैलेंसी कहलाती है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो सोडियम की वैलेंसी 1 कहलाएगी। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Cl नेगेटिव बनाता है और अपना ऑक्टेट अचीव करता है तो उसकी वैलेंसी 1 कहलाएगी। तो लुइस थ्योरी के हिसाब से जो वैलेंसी है उसका, लुइस थ्योरी के हिसाब से जो वैलेंसी है उसका मतलब कुछ और है, और प्रेजेंटली वैलेंसी कुछ और है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो HCl में H की वैलेंसी भी 1 और Cl की वैलेंसी भी 1, क्योंकि H ने एक बॉन्ड बनाया, Cl ने एक और बॉन्ड बनाया। लेकिन अगर मैंने Cl का एक मॉलिक्यूल बनाया HClO4, अगर मैंने यहां पर इस HClO4 मॉलिक्यूल में क्लोरीन की वैलेंसी पूछी तो इसकी वैलेंसी 7 हो जाएगी। मैं +7 -7 इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। तो यहां नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर उसने 7 बनाए तो वैलेंसी 7 हो जाएगी। तो लुइस थ्योरी के हिसाब से तो ये मॉलिक्यूल गलत है, क्योंकि लुइस ने तो इस तरह की बात ही नहीं करी थी। लुइस ने तो बात ही किससे रिलेटेड करी थी, उसने तो कहा था जब ऑक्टेट की बात करो तब डिस्कशन करना, ऑक्टेट के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो लुइस थ्योरी के हिसाब से वैलेंसी की डेफिनेशन अलग है, प्रेजेंट सिनेरियो जो हम पढ़ेंगे अभी उसमें वैलेंसी की डेफिनेशन अलग है। लुइस के हिसाब से वैलेंसी की डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पे लिखी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट to achieve its octet during compound formation is known as its valency। उसी को वैलेंसी कहते हैं according to Lewis theory। किसके हिसाब से? लुइस के हिसाब से, लुइस ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से। ये किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं? लुइस ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से। हम ये वाली बात लुइस ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से कर रहे हैं। क्या बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात हम किसके हिसाब से कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू लुइस ऑक्टेट थ्योरी। लुइस ऑक्टेट थ्योरी, ये बात हम सिर्फ लुइस ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से कर रहे हैं। आज प्रेजेंट सिनेरियो में कहानी कुछ और है। सोडियम की 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, फ्लोरीन 1, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के हिसाब से दी गई है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की 2, कार्बन की 4, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 3, नाइट्रोजन की 3, ये कोवैलेंसी कहलाती है, बिकॉज ये कोवलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दी गई है। ये दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है टू फॉर्म कैटायन और एनायन,
तो उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी कहते हैं, लेकिन क्योंकि वो आयंस बना रहा है सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऑन द अदर हैंड अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करे वो उसकी कोवैलेंसी कहलाएगी। तो शेयर करने का मतलब हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। Many compounds found in nature do not follow Lewis octet theory and still stable. These are the exception to the Lewis octet theory. These are not exception to the nature. These are exception to the Lewis octet theory. इस थ्योरी के पर्टिकुलर थ्योरी के एक्सेप्शन है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उनको। जैसे कि हाइपोवैलेंट नंबर, वर्ड हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज कम होना, हाइपो, हाइपर मतलब ज्यादा होना। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, क्या वर्ड बोला, बॉन्ड बनने के बाद अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाएं तो वो हाइपोवैलेंट। जैसे कि BeF2 या BeX2 कुछ भी ले लो, BX3 X की वैल्यू फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, AlX3 X की वैल्यू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, BH3 BOH होल थ्राइस एटसेट्रा। आपने यहां पर देखा कि जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं उसमें ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये हाइपोवैलेंट कहलाते हैं। हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए, सर आपने यहां पर X इज नॉट इक्वल टू फ्लोरीन क्यों बोला, यहां तो आपने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोला, जबकि यहां पर आपने सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोला, नॉट फ्लोरीन। व्हाई? क्योंकि अगर आप AlF3 की बात करते हो तो ये एक तरह का आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। थोड़ा सा टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं, गुरशब्द इस मेरी बात को रिपीट करने से चीज सीखेगा नहीं, बात को सुन, ध्यान से समझने की कोशिश कर। मैं पुराना चीज एक भी पूछ लूंगा ना, अभी कुछ नहीं जवाब दे पाएगा, इसलिए मेरी बात को रिपीट मत कर, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन ध्यान से। AlF3 एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड मतलब ये एग्जिस्ट करता है Al+3 और F- की फॉर्म में। इसका भी और इसका भी दोनों का ऑक्टेट फॉलो हो रहा है, इसीलिए AlF3 ऑक्टेट फॉलो करता है, जबकि AlCl3 या AlBr3 या AlI3 ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है ये। और अगर ये कोवलेंट कंपाउंड है तो इसकी शक्ल बनाता हूं AlCl नाउ आप एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, सो कॉल्ड हाइपोवैलेंट। तो AlX3 में केवल और केवल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होंगे तब हम ये मान सकते हैं कि वो हाइपोवैलेंट है। लेकिन अगर वो फ्लोरीन वाला AlF3 है तो वो प्रॉपरली आयोनिक कंपाउंड है, और आयंस की फॉर्म में Al+3 भी ऑक्टेट फॉलो करता है और F- भी फॉलो करता है। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। यस तो सर। अब मैंने अगर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवैलेंट, ऐसा करके मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपोवैलेंट, और एग्जांपल में मैंने डाल दिया AlF3, तो आंसर इज नो, लेकिन AlCl3 डाला तो आंसर इज यस। बताओ क्यों? सर क्योंकि NF3 आयोनिक कंपाउंड है जिसकी वजह से इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। AlF3 एक ऑक्टेट आयनिक हो जाएगा। कंपाउंड है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, और उसमें Al+3 आयन है और Al+3 का ऑक्टेट फॉलो होता है, जबकि AlCl3 एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कारण हमने सिग्मा बॉन्ड बनाई, इस तरह के बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बना के चेक करा तो इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। अगला है हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट का मतलब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाना इन वैलेंस शेल। ये किसकी बात हो रही है? इन वैलेंस शेल, इन वैलेंस शेल की बात हो रही है। यहां पर भी किसकी बात हो रही है? इन वैलेंस शेल की बात हो रही है, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? वैलेंस शेल की। जैसे PCl5 SF4 SF6 IF3 IF5 IF7 SO2 SO3 H2SO4 H3PO4, या जिनॉन के कोई भी कंपाउंड ले लो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिनॉन जो है वो बॉन्ड बना रहा है। अगर जिनॉन सोचो बॉन्ड बनाएगा, अगर जिनॉन बॉन्ड बनाएगा तो ये तो अपने आप में अजीब सी बात हो गई भाई। अगर जिनॉन बॉन्ड बना रहा है तो ये अपने आप में अजीब सी बात हो गई, क्योंकि जिनॉन तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है, और फिर भी देखो जिनॉन के कितने सारे कंपाउंड मिलते हैं, XCF2 XCF4 XCF, उन्हें बहुत सारे मिलते हैं।
अब उस लुइस को बुलाओ और पूछो, अब एक्सप्लेन करो, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, दीज आर एक्सेप्शंस टू माय थ्योरी, बट एक्चुअली दीज आर एक्सेप्शंस टू हिज थ्योरी, नॉट द नेचर। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे देखो बोर्ड पर भर भर के एग्जाम्पल लिखे हैं। आयरन, ये जितने भी एग्जाम्पल है सभी डी ब्लॉक के एग्जाम्पल हैं, इनमें से किसी में भी ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा है। अब सवाल है वरदायनी से, सिर्फ वरदायनी जवाब देगी, बताओ मुझे कि FeCl3 है या FeCl2 है, इसमें आयरन हाइपर वैलेंट है या हाइपोवैलेंट है, ऑक्टेट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? इतना सा कर सकता हूं मैं, तुम्हारे को हिंट दे सकता हूं, तुम Fe+3 के लिए एक्सप्लेन कर दो तो तुम आंसर पहुंच जाओगी। बोलो। ऑक्टेट तो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, करेंगे कैसे इसको सॉल्व? सर हाइपर कैसे सॉल्व हाइपर करेंगे वैलेंट गुरशद, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखता हूं, मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, क्योंकि वैसे नॉर्मली आयरन का होता है 3d6 4s2, 4s2 चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3d में से एक चला गया, तो अब 3d5 बचा। अब बताओ क्या ये ऑक्टेट है और क्या ये ऑक्टेट से ज्यादा हो गया? यस सर। ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट, ऑक्टेट में 5 ज्यादा, तो क्या ये हाइपर वैलेंट, क्या ये हाइपर वैलेंट हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। क्या हो Yes, गया? sir. ये 5 ज्यादा हो, हाइपर हाइपर वैलेंट। वैलेंट हो गया। आप अगर अगले इस पेज पे देखो तो आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल हैं। ये हो गया D6 D6 D5 D5 D3 D8 D7 D6 D10 D9 D10, ये सब NH2 NP6 के बाद आ रहे हैं, और NH2 NP6 के बाद आ रहे हैं तो सभी ऑक्टेट एक्सपैंडेड हैं, सो हमने लिखा एक्सपैंडेड ऑक्टेट, हाइपर वैलेंट है। क्या बोलो, समझ में आ गया सभी को? नहीं आया? यस सर। Yes, sir. NH26 के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और वो है क्वांटम थ्योरी, जो हमने पहले पढ़ा था, और लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या वो पूरी समझ में आ गई। अब हम बात करके चलते हैं अगली पार्ट की, दैट इज नोन एज क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या होती है? देखो क्वांटम थ्योरी, ऐसे तो नाम बड़ा भयानक लग रहा है, पता नहीं सर अब क्या बताने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, जबकि मैं इतना सब कुछ नहीं बताना चाह रहा था। मेरे लिए क्वांटम वर्ड का मतलब होता है एनर्जी पैकेट। जो ये वर्ड है क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है एनर्जी पैकेट, एनर्जी का पैकेट। कैसे, मैं समझाना चाहता हूं। देखो एक बात समझ में आती है कि जैसे अपन रुपीस की बात करते हैं, जिस समय मैं बॉर्न हुआ, मैं पढ़ता था, छोटा था, बहुत छोटी क्लासेस में था, फर्स्ट सेकंड क्लास में, मेरे दादाजी मुझे इनफैक्ट बाहर घुमाने भी ले जाते थे, हाथ पकड़ के हम लोग जाते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि दे यूज्ड टू गिव सम मनी टू सम पीपल, जैसे वो बैठे रहते थे तो उनको देते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो उस समय 10 पैसे 20 पैसे, ये रुपीस भी, कॉइन्स होते थे छोटे छोटे, स्टिल आई हैव सम कॉइन्स, तो वो कॉइन्स वो उनको दिया करते थे। और आज की तारीख में 10 पैसे होते भी हैं क्या, ऐसा कोई जानता भी नहीं है। तो हमारे लिए रुपी, नॉर्मली अगर अपन किसी को देते हैं, लेते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, तो हमारे लिए 1 रुपी इज द मिनिमम रुपी। तो हम लोग बोलते हैं रुपीस की मिनिमम यूनिट हो गई 1 रुपी, मतलब किसी को रुपए देना तो 20 रुपए देने, तो 20 कॉइन्स दे सकते हैं, आई कैन डू दैट। बट अगर कोई मुझे बोले कि 20.5 रुपए देने हैं, तो आई कांट डू दैट। या तो 20 ले लो या 21 ले लो, 20.5 का कोई सिस्टम नहीं हो सकता। दिस इज समथिंग कि देयर इज अ पैकेट ऑफ मनी दैट इज फिक्स्ड, और मिनिमम पैकेट इज 1 रुपी। एग्जैक्टली हर चीज का एक मिनिमम वैल्यू होती है। चार्ज की मिनिमम वैल्यू इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक साइंटिस्ट ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करा, नाम सुना आपने? Yes, sir. उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने मिनिमम चार्ज निकाला, और दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज कूलम। तो दैट इज टेकन एज द मिनिमम चार्ज। तो क्या एनर्जी का भी कोई मिनिमम वैल्यू होती होगी? कोई मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होती होगी एनर्जी की? एनर्जी भी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो एनर्जी की कोई मिनिमम वैल्यू होती होगी। Yes, sir. लेकिन आज तक वो वैल्यू किसी ने नहीं निकाली,
निकाल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों? हम कोई भी चीज को निकालेंगे कैसे? उसके लिए कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होगी। हम ऑब्जर्वेशन भी एनर्जी से ही करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोई वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू एनर्जी की, बट वो कैलकुलेटेड नहीं है। और जब भी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाएगी तो वो पैकेट्स जाया करेंगे, ऐसा माना जाता है। अब आप मेरी बात को आगे और ध्यान से सुनना कि जब एक सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो लोअर एनर्जी पर आ जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेबल हो गया। लेकिन अगर किसी सिस्टम को आप एनर्जी दे दो तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि देखो एनर्जी बढ़ गई, ये डिस्टेबलाइज्ड हो गया। तो दुनिया में किसी भी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए क्या एनर्जी समझाई जाती है? यस सर। दिस इज द मोटिव ऑफ दिस थ्योरी कि एनीथिंग which is to be explained for the sake of stability, just explain its energy. If any of the process involves lowering of energy, that means system is going towards the stability. But anything, yeah, any process which involves the increase of energy going towards destability. जैसे कि अगर मेरे पास एक इंक्लाइंड है, मैंने इस पेन को रख दिया तो वो पेन अपने आप नीचे आ जा रहा है, तो ये मोर एनर्जी से लोअर एनर्जी आ रहा है, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ आ रहा है। जबकि अगर मैंने इसको ऊपर चढ़ाया तो क्या हो रहा है? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है? नहीं, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दुनिया में किसी भी चीज की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए वी हैव टू एक्सप्लेन फॉर द एनर्जी, एंड दिस इज द बेस ऑफ दिस थ्योरी नोन एज क्वांटम थ्योरी। उसने स्पेसिफिकली कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, फलाना बॉन्ड ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उसने तो बताया एक वर्ड, जनरल वर्ड, और जनरल वर्ड क्या है? एनर्जी। इंक्रीज होना, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज द, मतलब कह सकते हैं ना, एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है और हमने उसको लगा दिया किसी पर्टिकुलर एटम्स के ऊपर। आप देखो जरा कैसे लगाया। हमने कहा कि एनी ऑफ द प्रोसेस इन द नेचर अकर्स, जो भी दुनिया में प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ एनर्जी एंड बिकम मोर स्टेबल। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन भी उसी तरह से होता होगा। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन भी उसी तरह से होता होगा। क्या बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी क्या उसी बेसिस पे होता होगा? यस सर। होता होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूं, दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मान लेते हैं या तो एक दूसरे की तरफ वो प्रोजेक्ट किए गए हैं या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर वो आगे जाके बॉन्ड बना रहे हैं तो ये बात तो क्लियर है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तब वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो पहले उन दोनों के बीच में d1 डिस्टेंस था। जब वो एक दूसरे के पास आ गए, दोनों के बीच में डिस्टेंस d2 कम हो गया, कुछ ज्यादा ही पास आ गए, d3 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जब वो d1 डिस्टेंस पर थे तो उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस थे, जिसके कारण वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। जब वो d2 डिस्टेंस पर आए तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत बढ़िया हो चुके थे, बहुत बढ़िया अट्रैक्शन दोनों के बीच में हो चुका था, लेकिन कुछ ज्यादा ही पास आने से रिपल्सिव फोर्सेस हो गए। तो वो जब d2 डिस्टेंस से ज्यादा पास आने लगे, उस समय पर उनको लगने लगा अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, वापस दूर चलो वापस दूर चलो, तो वापस वो d2 पर आ गए। तो वो d2 डिस्टेंस पर आकर रुक जाएंगे, ये सोच के कि हाँ दिस इज द बेस्ट प्लेस। इससे दूर रहते हैं तो भी मजेदार बात नहीं है, अट्रैक्शंस हैं तो पास आ जाते हैं, ज्यादा पास आ जाते हैं तो भी मजेदार बात नहीं है, लेकिन जो इस सिचुएशन पे वो बढ़िया स्टेबल है। वो ट्राई करते रहेंगे बार बार इधर उधर जाने की, लेकिन दिस इज द स्टेट जहां पर वो मैक्सिमम अपने आप को स्टेबल फील करेंगे। देखो कैसे, ये वो पॉइंट है, अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं तो ये वो पॉइंट है जिसको ए पॉइंट कहा, जहां पर ये जो डिस्टेंस का ग्राफ है ये बहुत ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आए तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है और एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर
यहां पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज द D2 डिस्टेंस, ये D2 डिस्टेंस की वैल्यू है और इस समय वो मैक्सिमम स्टेबल है। लेकिन अगर इसके बाद अगर वो और ज्यादा पास आने लगे, D2 डिस्टेंस से D3 डिस्टेंस यानी कि कम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होने लगी, तो वो अनस्टेबल होने लगे। वापस देखो ऊपर की तरफ ग्राफ जाने लगा, यानी कि एनर्जी बढ़ने लगी, अनस्टेबिलिटी आने लगी। दिस A is the point known as the point having more attraction than repulsion. This B is the point, मैंने exactly वैसा काम में ले लिया, B for bond formation. बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑलमोस्ट कंपनसेट कर रहे हैं, बढ़िया मामला है। लेकिन इसके बाद ये सारे पॉइंट्स सी पॉइंट्स कहलाएंगे, जिनको मैंने नाम दिया क्रिटिकल कंडीशन, जहां पर रिपल्शन डोमिनेट कर रहे हैं अट्रैक्शन से। तो बी पॉइंट के बाद सारे पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। अब किसी बच्चे का सवाल है, सर ये हाइपरबोला है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है? ये कोई ग्राफ नहीं है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी फील। ये दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां आ चुके यानी कि अट्रैक्शन अच्छा खासा हो चुका है, रिपल्शन भी है लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर ज्यादा ही पास आ गए तो ऐसी कंडीशन में रिपल्शन बढ़ गए, वापस इस पोजीशन पे आके रुक जाएंगे। दिस इज समथिंग जो मैं फील कर पा रहा हूं, उसको किसी ग्राफ में बता दिया। ये एक एटम की कंडीशन है, ये बॉन्ड की कंडीशन है, ये सारी क्रिटिकल कंडीशन है। तो नेचर में कोई भी कंपाउंड अगर बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा तो वो इस फॉर्म में रहेगा, इसके पहले वो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा और इसके बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्रिटिकल कंडीशन से। तो वो ए से लेकर बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बी के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। क्लियर है? एग्जाम्पल देने से पहले एक और चीज मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने आपको एक ग्राफ बताया, नाम दे दिया क्वांटम थ्योरी, ऐसा कुछ दे दिया, पर बात आती है सर इस थ्योरी में कहां आयनिक बॉन्ड दिख रहा है? दिख रहा है कहीं ग्राफ में आयनिक बॉन्ड बन रहा है? कहीं दिख रहा है कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है सर ये देखो ओवरलैप कर रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड को समझा रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस को समझा रहा हूं मैं, ठीक है? तो सर इस ग्राफ में ना तो कभी आयनिक बॉन्ड दिख रहा है, ना इस ग्राफ में कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन? हम एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हो आप? ये थ्योरी तो बेकार हो गई, क्योंकि इसमें हमको ये थोड़ी पता लग रहा है आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। नहीं, मैंने एक्सप्लेन किया कैसे, जरा बोर्ड पर देखो। मैंने यहां पे बोला लोअरिंग ऑफ एनर्जी, इन्वॉल्व्स लोअरिंग ऑफ एनर्जी। अगर मैं आयोनिक बॉन्ड में इस शब्द को डिफाइन कर दूं, यानी कि आई एम फॉलोइंग दिस थ्योरी। अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड में इस शब्द को डिफाइन कर दूं लोअरिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि आई एम फॉलोइंग दिस थ्योरी। क्या आयोनिक बॉन्ड में आप में से कोई इस शब्द को डिफाइन कर सकता है? मैंने समझाया है, मैंने पढ़ाया है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आयोनिक बॉन्ड में इस शब्द को कोई एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं कर सकता है? बोलो, आयोनिक बॉन्ड में कोई इस शब्द को एक्सप्लेन कर सकता है? सर लोअरिंग ऑफ एनर्जी आयनिक बॉन्ड में तब होगी जब एनर्जी रिलीज होगी। एक्सप्लेन करो। करा ना अपन ने, आप भूल गए? हमने लैटिस एनर्जी पढ़ाई थी आपको, तब ये ग्राफ, ये जो इक्वेशन जो बोर्ड पे लिख रही है, क्या दिखाई थी? मैंने आपको बताया था बहुत सारे खर्चे होते हैं और बहुत सारा फायदा होता है। खर्चे और फायदे में से अगर फायदा ज्यादा होता है तो वो चीज एग्जिस्ट करती है। नहीं पढ़ाया था मैंने? पढ़ाया था आपने सर। तो ये वही तो है लोअरिंग ऑफ एनर्जी। आप देख सकते हो सोडियम सॉलिड क्लोरीन गैस से NaCl बनता है। डेल्टा H नेट की अगर अपन बात करेंगे तो वो ही एक्सप्लेन कर देगा जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर देगा। देखो जरा कैसे, अगर ये डेल्टा H नेट नेगेटिव हुआ तो ये प्रोसेस हो जाएगा और इसका मतलब आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो रही है। एक्सप्लेन करते हैं, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी से NaCl का लैटिस बन गया। हमने कहा सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन ये तीनों पॉजिटिव है यानी कि अनफेवरेबल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी नेगेटिव है यानी कि फेवरेबल है। जब फेवरेबल पार्ट अनफेवरेबल से ज्यादा होता है तो डेल्टा H नेट नेगेटिव हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी कहलाएगी और स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या लोअरिंग ऑफ एनर्जी से आयनिक बॉन्ड समझा पाए या नहीं समझा पाए हम लोग? क्या लोअरिंग ऑफ एनर्जी आयनिक बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब यहां पर कोई जरूरत नहीं ऑक्टेट को बताने की। आप बताओ, जो आयरन के हमने कंपाउंड बोले थे वो भी लोअरिंग ऑफ एनर्जी को तो फॉलो करेंगे लेकिन ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेंगे। तो जरूरी है स्टेबल होना, and one of the example of stability is Lewis octet।
बट इट इज नॉट कंपल्शन। क्या अब भी मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं या नहीं? यस सर। क्या बोला समझ में आया? कि लुइस एक एग्जाम्पल है स्टेबिलिटी का, लेकिन दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो वो एनर्जी के बेसिस पे हो रहा है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। चलो, ये एक्सप्लेन कर दिया हमने, आयोनिक बॉन्ड प्रूव कर दिया, गुरशब्द ने बता दिया, आप सभी बच्चों को समझ में भी आ गया किस तरह से लोअरिंग ऑफ एनर्जी से हम प्रूव कर पाए आयोनिक बॉन्ड को। चलो कोवलेंट बॉन्ड को प्रूव करके देखो। कोवलेंट बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी कैसे आती है, एक्सप्लेन करो। जल्दी सोचो। नहीं आया समझ में? सर समझ में आ गया, कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल सोच रही हूँ। बिना एग्जाम्पल के बता दे, कोई कोई कारण हो जिससे कारण स्टेबिलिटी आती है, ऑक्टेट वर्ड नहीं बोलना है। गुरशब्द बोलो बेटा। से करेंगे फिर कोवलेंट बॉन्ड को शेयर। देखो कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी आती इलेक्ट्रॉन होगी, से ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी आती होगी तभी बनता है ना, ऐसा मान लो। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे स्टेबिलिटी, फील कैसे कर पाओगे स्टेबिलिटी कैसे आ गई? ओके। चलो मैं समझाता हूं, जरा बोर्ड पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक मेरे पास एक परफ्यूम की बोतल है और उस बोतल को मैंने लिया और छोड़ दिया, वो गिरी, कांच की बोतल थी, टूट दी, तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे क्लासरूम में फैल जाती है। बताओ क्यों? डिफ्यूजन, गैस का डिफ्यूजन हो जाता है इसमें। मैं वही पूछ रहा हूं, गैस का डिफ्यूजन क्यों हो जाता है? मतलब तुम उसका नाम बता रहे हो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस, तो मैं पूछ रहा हूं क्यों होता है, डिफ्यूजन क्यों होने लग जाता है? इसकी डेंसिटी कम होती है गैस की। डेंसिटी कम होगी तो ऊपर चली जाएगी वहीं की वहीं, फैल क्यों जा रही है? हल्की है तो ऊपर चली जाए, उधर क्यों जा रही है? क्या इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े, स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है इसका। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो एयर का भी बहुत वीक होता है, उसका भी बहुत वीक है, सबका ही वीक होता है, स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है। NaCl पानी के अंदर जब डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है, डालते तो हम ऊपर ऊपर है लेकिन डिसॉल्व पूरे पानी में हो जाता है। अब उसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, आयनिक बॉन्ड है उसमें, तो वो क्यों डिसॉल्व होने लगा भाई? करो एक्सप्लेन। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं जो कि आज स्टार्ट होगी और जिस दिन IIT का सिलेबस खत्म होगा ना उस दिन तक चलेगी। ये पॉइंट जो मैं समझाने जा रहा हूं, अगर ये पॉइंट को आपने समझ लिया तो ये मल्टीपल टाइम यूज आने वाला है। जरा बोर्ड पर समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा ये परफ्यूम की बॉटल है, इसको मैंने जब यहां से
छोड़ा वो टूट गई, उसकी स्मेल सब जगह फैल गई, बिकॉज दुनिया में हर एक चीज ज्यादा से ज्यादा रेंडमाइज होना चाहती है. मोर द रेंडमाइजेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. दिस इज द फैक्ट ऑफ द नेचर. इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम कहते हैं जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, या अपन कह सकते हैं अर्थ, मून, ये जितने भी सन, ये पूरी गैलेक्सीज जो होती हैं, ये सब एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं. जो ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ, अपन कह सकते हैं रेंडमनेस बढ़ती जा रही है, डिफ्यूज होती जा रही है, फैलती जा रही है. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी चीज डिफ्यूज्ड होगी उतने वो फोर्सेस से बंधेगी कम. एक एग्जाम्पल और लेता हूं. जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं आया क्लास के अंदर, सब बच्चे मतलब इधर उधर बैठ रहे थे, घूम रहे थे, और जैसे ही मैं क्लासरूम में आया जब एकदम अपनी जगह जाके बैठ गए, एकदम रुक गए. आप सोचो कि वो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और मतलब एक ही जगह पर बैठे रहना उनको इतना पसंद है नहीं, और मैंने उनको कहा कि भाई जहां मर्जी पड़े वहां घूमो, तो ऐसी कंडीशन में वो मस्त इधर उधर घूमेंगे, पंखे पे चढ़ जाएंगे, इधर उधर भागेंगे, मजे करेंगे, वो कंफर्टेबल फील करेंगे. क्योंकि जब मैं क्लास में हूं तो उनको सीधा बैठना पड़ रहा है, फोर्सेस में बंध गए, वो रुक गए वहां पर, वो अनस्टेबल सिचुएशन है. लेकिन अगर वो फ्री टू डू एनीथिंग है तो वो स्टेबल हो जाएंगे. अब मैंने उनको कहा चलो भैया मस्ती करते हैं, पूरे क्लासरूम में आपको रहना है लेकिन क्लासरूम से बाहर नहीं जाना, या मस्ती करो खूब. तो वो इधर उधर भागेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खूब मस्ती वस्ती, खूब मजाक मस्ती करेंगे. लेकिन ऐसा रोज करेंगे तो उनको लगेगा कि सर काश कोई और मस्ती होती तो क्या करते. तो मैंने एक एग्जाम्पल क्या करा, मैंने 2 क्लासरूम थे पास पास में, मैंने उसकी दीवार हटा दी बीच की. अब क्या और मजे आ गए, अब तो हमारे क्लासरूम में भी घूम सकते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं, वहां से यहां पे भी आ सकते हैं, मतलब और बढ़िया मस्ती का माहौल. दिस इज समथिंग व्हाट इज नोन एज घूमने का दायरा बढ़ना. जितना ज्यादा घूमने का दायरा बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. दिस इज द यूनिवर्सल लॉ एप्लीकेबल फॉर मेनी थिंग्स. मैं खुद इस एग्जांपल्स को 50 बार काम में लेऊंगा और तभी उन चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा. जैसे कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट घूमने का दायरा बढ़ने को एक्सप्लेन करूंगा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में. कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में दूसरा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. तीसरा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रेजोनेंस एटसेट्रा. ऐसे कई सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि घूमने का दायरा जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिसको हम रेंडमनेस भी कह सकते हैं. जब फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तब गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए इस वर्ड को एंट्रोपी बोला जाता है. एंट्रोपी जितनी ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी होती है. रेंडमनेस वर्ड जो होता है उसको एंट्रोपी बोलते हैं. लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए वर्ड टेक्निकली गलत है, एंट्रोपी वर्ड नहीं बोला जाता, इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था. लेकिन उसके लिए रेंडमनेस वर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि रेंडमनेस लिटरेचर का वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड है नहीं, तो वो हम बोल सकते हैं कि रेंडमनेस जितनी ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा. हिंदी में बोल सकते हैं जितने घूमने का दायरा बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. पहला पॉइंट मैं कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती है. जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, एक क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं अपनी ऑर्बिटल्स के अंदर, मस्त घूम रहे हैं. दोनों क्लोरीन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहे हैं. जब ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के कांटेक्ट में आया तब ऐसी कंडीशन में इन इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा और बढ़ गया. पहले ये अपनी अपनी हद में घूम सकते थे, आई रिपीट द वर्ड हद, ये अपनी अपनी हद में घूम सकते थे, अपनी अपनी ऑर्बिटल में घूम सकते थे. लेकिन जब 2 क्लोरीन एटम पास पास आए तब इनके इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ गया. ये ज्यादा हद तक घूम सकते हैं, ज्यादा दायरे में घूम सकते हैं. दैट इज द कॉज ऑफ स्टेबिलिटी. अब आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर दो, आप इसको PCl3 से PCl5 जो मैंने वहां पर बोला था उस पर भी अप्लाई कर दो. यहां तो हम लोग बोल सकते हैं ऑक्टेट, लेकिन यहां कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि PCl5 में और इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ गया तो और स्टेबिलिटी बढ़ गई. तो किसी बच्चे ने एक दिन मुझे सवाल कर लिया, मुझे बोला कि सर और Cl2 डाल के अब सर और आगे ले जाऊं तो मैंने कहा और आगे नहीं जाता. बोला क्यों सर, अब और इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ा दो, बड़ा अच्छा लगेगा.
तो मैंने कहा भाई घूमने का दायरा बढ़ने के साथ साथ रिपल्शंस भी चालू हो जाते हैं, अनस्टेबिलिटी भी आती है। दिस इज द इक्विलिब्रियम, दिस इज अ स्टेट जहां पर अट्रैक्शंस ज्यादा हैं, इनफैक्ट घूमने का दायरा भी ज्यादा है, लेकिन इसके बाद अगर तुम और जा रहे हो तो वो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, अब रिपल्शन ज्यादा हो गए तो वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाता, अल्टीमेटली गाड़ी यही रुकी, इसके आगे नहीं गई। लेकिन दूसरे केसेस में जब यहाँ फॉस्फोरस से बड़ा एटम लाइक आयोडीन आ जाए, आपको मालूम है आयोडीन फ्लोरीन के साथ IF7 तक बना लेता है, तो घूमने का दायरा तो और भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है, उनके साइजेस क्या है, रेंडमली कुछ नहीं कर सकते। इनके जेड इफेक्टिव क्या है, जिनको अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, हर एक चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई भी चीज जो नेचर में बन रही है उसके पीछे जो रीजन है वो कोवलेंट बॉन्ड के बनने का क्या है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी। और लोअरिंग ऑफ एनर्जी को प्रूव कैसे किया मैंने, दैट इज इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ना, इससे प्रूव किया। एग्जाम्पल आपके सामने है, दो क्लोरीन एटम, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जब ये Cl2 बनाएगा इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो रेजोनेंस है। आपने थोड़ा रेजोनेंस क्योंकि पढ़ रखा है कि यहां पर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी पोजीशन पे, पहली से दूसरी, दूसरी से पहली, पहली से दूसरी, पहली से दूसरी पे पहली, ये कंटिन्यूस अपनी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घुमाता रहता है। दिस इज समथिंग व्हाट इज एक्चुअल हैपनिंग इन द नेचर। अब ये इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ गया, सो कॉल्ड स्टेबिलिटी बढ़ गई। वैसे आगे जाके आप हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भी अपन इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, इनफैक्ट आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी इस तरह की बात पढ़ रखी है, याद करो। मैं आपको पी के 3 तरह के एग्जांपल देता हूं, P3 के। एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दूं, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दूं। आपको पता है ना तीनों में से स्टेबल कौन सा है, पहले तो ये बता दो मुझे। यस सर। बताओ कौन सा स्टेबल है इन तीनों में से, इसमें और इसमें, इन तीनों में से मोर स्टेबल सिचुएशन कौन सी है? फर्स्ट। वापस से लिखता हूं, ये रहा पहला तरीका लिखने का, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। और तीसरा तरीका 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे। इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल स्टाइल कौन सा है इलेक्ट्रॉन के लिखने का? फर्स्ट। क्यों? गुरशब्द, कौन सा तरीका सबसे सही और क्यों? तो सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा सही है, क्यों बेटा? क्या तुमने हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं पढ़ा? हुर्न्स रूल क्या होता है? हुर्न्स रूल में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होते हैं, फिर पेयरिंग होती है। ये तो मतलब मुझे तो पता ही था कि तुम्हें सबको पता होगा, ये दोनों तो गलत है। क्यों गलत है? पहले सिंगली भरते हैं फिर पेयरिंग होती है। कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे ही लिखते हो ना, कैसे लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन? हुर्न्स रूल कभी पढ़ा ही नहीं तुमने, इसका मतलब। बोलो गुरशब, नहीं सर, हुर्न्स रूल कभी नहीं पढ़ा? तो पढ़ा है सर, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मोमेंटम और डिस्टेंस के बीच का फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला पढ़ा था? सर हाइजेनबर्ग रूल पढ़ा था मैंने सर। हेजेनबर्ग और हुर्न्स ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। हेजेनबर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? चलो वरदायनी बताओ, हुर्न्स रूल क्या होता है? सर हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी शुरू होगा जब each orbital has gotten one electron at least. सिंगली फील्ड होते हैं फिर पेयरिंग होती है। उसका फॉर्मूला होता है 2s+1, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, वेयर s इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय 2। ठीक है, तो इससे अपन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं। जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है एक्सचेंज पेयर्स।
ये इसके साथ एक्सचेंज, ये इसके साथ एक्सचेंज, और ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है अपनी पोजीशन। एक काम कर, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आता हूं, तू मेरी जगह आ जा, ये एक्सचेंजेस हो सकते हैं, है ना। जबकि यहां पर ये जो अप स्पिन वाला है ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है बस, लेकिन ये जो डाउन स्पिन वाला है किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि तो बैठा ही उल्टा है। यहां पर ऑफ कोर्स ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन इसके साथ कोई एक्सचेंज ही नहीं कर सकता। बताइए एक्सचेंजेस ज्यादा कहां है? क्या यहाँ 3 एक्सचेंज है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 3 एक्सचेंज हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सचेंज, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सचेंज। तो जहां एक्सचेंजेस ज्यादा, यानी कि घूमने का दायरा ज्यादा, घूमने का दायरा ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सचेंज पेयर 3 है, यहाँ एक्सचेंज पेयर 1 है, यहाँ एक्सचेंज पेयर 1 है, इसीलिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसी की। और वुंड शूल इसी के बेसिस पे दिया गया है। वुंड शूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किसके बेसिस पे दिया गया है? एक्सचेंज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। जितने एक्सचेंज पेयर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने आज ये सीख लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड, हमने सीख लिया कोवेलेंट बॉन्ड भी, या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी लोअरिंग ऑफ एनर्जी से एक्सप्लेन होता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी लोअरिंग ऑफ एनर्जी से एक्सप्लेन होता है। क्या दोनों चीजें लोअरिंग ऑफ एनर्जी से एक्सप्लेन होती है? इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट क्लियर, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो यहां अपने लेक्चर को अपन विराम देते हैं। नेक्स्ट टर्न पे आपने अभी देखा, अगली स्लाइड के अंदर हम स्पेसिफिकली पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। दोनों चीजें को थोड़ी थोड़ी जनरल पढ़ेंगे, फिर हम स्पेसिफिक चालू करेंगे। पहले कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड वीबीटी थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वीएसईपीआर थ्योरी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे। तो अगले टर्न पे अपन आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। क्या यहां तक जो समझाया सभी बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? Yes, sir. ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप इन नोट्स को अच्छे से ब्रीफ कर लेना, प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेना, थोड़ा रीडिंग कर लेना, सो दैट कि नेक्स्ट टर्न पे अपन यहां तक की नॉलेज रखें और इसके आगे बढ़ सके। ठीक है? अरे Sir, हाँ या ना? yes, चलिए, sir. Sir. मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सी यू बेटा, बाय बाय। Sir, periodic properties की वर्कशीट भी भेज सकते हो क्या? बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की वर्कशीट तो मैं सिर्फ अगले ही मिनट आपको सेंड कर दूंगा, बट उसका डिस्कशन अपन अभी रेगुलर क्लास में नहीं कर पाएंगे। उसके आंसर्स हैं, आप अपने हिसाब से कर लो, बिकॉज उसका डिस्कशन ऑप्शनल रहेगा। क्योंकि अगर मैं उसका डिस्कशन करने लगा तो दैट टेक्स टाइम, और अभी मेरा मेन मोटिव आपकी थ्योरी कवर अप कर लेने का है, क्योंकि आपकी थ्योरी मुझे मार्च के उस डेट तक कंप्लीट करनी है जिस पे आपकी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी 12th क्लास की। उस तक अगर आपका सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया तो बहुत सही हो जाएगा। आगे जाके अपन मतलब ऑफ कोर्स 11th की उस शीट तो मैं आपको दूंगा ही आपको, और उसका डिस्कशन मुझे अभी मतलब हैंड टू हैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत मोटी हैं। इवन केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज नंबर 1 में 370 समथिंग क्वेश्चन है, ऐसे एक्सरसाइज नंबर 2 में, पीरियोडिक की एक्सरसाइज नंबर 1 में 200 समथिंग क्वेश्चन है। तो इतने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन थ्योरी पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ये आपकी चल रही है इनऑर्गेनिक। आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में भी पैरेलल ऑर्गेनिक चल रही है, ये सब होगी, आपको फिजिकल भी पढ़ानी है। Yes, sir, it's okay. सर मैं सॉल्व कर लूंगी, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। वो अलग से देखो, कोई डाउट पूछो, कोई मनाही नहीं है, बट ऑफ कोर्स मतलब वो मैं रेगुलर क्लास में डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, दैट्स ऑब्वियस। Yes, sir. ठीक है, चलो मैं आपको शीट अभी क्लास के बाद वो शीट भी आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाय बेटा, थैंक यू। Thank you, sir.